हेलो एवरीवन। 2022 में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, उसका मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और ऐसे ढेर सारे मॉडल पेपर मैं कराऊंगा और सबकी मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो चैनल पे बने रहना गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायरस जो है ना बेटा, वो 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। तो उनका नाम है बेटा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है? तो भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है। ठीक है बेटा, भारत के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर शहर को जाना जाता है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ और कब स्थित हुआ? सो उसका आंसर होगा, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिद्रापोग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट थी। 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी के तट पर 130 किलोवाट क्षमता का दूसरा जल विद्युत गृह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया गया था? तो अमेरिका के दक्षिणी राज्य अलबामा की राजधानी मोंटगोमरी से नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में होने वाले अंधाधुंध चुनावी खर्च, उम्मीदवारों के टिकट वितरण और चुनावों में पारदर्शिता शामिल है। बहुत पैसा खर्च होता है और टिकट जो मिलता है ना, उसमें पैसे देकर टिकट खरीदते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गठबंधन की राजनीति, आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों का चुनाव में टिकट देना, ये सभी बहुत बड़ी चुनौती हैं, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वो है बेटा भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए बेटा। तो नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो उसका कारण है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्षेत्र में दो थोड़े से समय में ही उत्पादन की अत्यधिक तकनीक में जो आमूल परिवर्तन हुए, उन्हें औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक प्रगति। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के साथ साथ बौद्धिक विकास को युग प्रारंभ हुआ। नए नए आविष्कार, खोज कार्य होने लगे। नए मशीनों, वैज्ञानिक विधियों तथा सुधरी हुई तकनीक ने उद्योग, कृषि, परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। दूसरा कहाँ है? कृषि क्रांति। 18वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में एक प्रकार से कृषि क्रांति हो गई थी, जिसके कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी। नस्ल सुधार से पशुधन में वृद्धि हुई, जिसने खेती के साथ साथ भोजन की भी स्थिति सुधार दी। इंग्लैंड थोड़े ही दिनों में अपेक्षित जमीन उपलब्ध होने पर भी कृषि में यूरोप के अन्य देशों में अग्रणी हो गया। इन कृषिगत परिवर्तनों ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने की में मदद की। इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम खेतों की घेराबंदी प्रथा शुरू हुई, जिसे वर्तमान में खेतों की चकबंदी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये दो इम्पोर्टेंट कारण थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 16 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था। G77 देशों से क्या समझते हैं? ये बेटा हर साल आते हैं। G77 देशों ने नई राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की? तो G77 विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है, ये मुख्यतः एशिया तथा अफ्रीका के नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं। इन्हें मुख्यतः 20वीं शताब्दी के अंतिम 5-6 दशकों में साम्राज्यवादी देशों में मुक्ति मिली थी। G77 देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य में पूरे हो सके। जैसे इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों पर नियंत्रण हो सकेगा, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सकेगी, उन्हें कच्चे माल के लिए सही दाम मिल सकेंगे और उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देश के बाज़ारों में बेचने के लिए भी हिस्सेदारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास से शहरों पर पड़ने वाले 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वो आपको बताना है। पहला है बेटा आर्थिक प्रभाव।
उत्पादन में वृद्धि से वस्तु की उपलब्धता बढ़ी, ठीक है। साथ साथ उत्पादन में वृद्धि से निर्यात भी बढ़ा और स्वतंत्र कारीगर कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, फलतः कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। जो छोटे मोटे उद्योग थे वो क्या होगा, समाज समाप्त हो गए। अगला कारण है सामाजिक प्रभाव। उसमें क्या है, औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जैसे मजदूर, पूंजीपति। आर्थिक मापदंड संबंधों का मुख्य सूत्र बन गया। संबंधों का अर्थ आधारित होने से समाज में आर्थिक असुरक्षा की भाव बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राज्य के प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि हुई। ये राजनीतिक प्रभाव है। उभरते मध्यवर्ग की संसदीय सुधार की मांग के कारण मताधिकार का भी विस्तार हुआ। राजनीतिक सत्ता भूस्वामियों के हाथ से निकलकर उभरते मध्यवर्ग के हाथ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करती है क्योंकि देश के सभी शिक्षित जागृत नागरिक इस बात के बारे में ध्यान रखते हैं कि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो उनके पास सरकार को उखाड़ फेंकने का भी अधिकार होता है। इसलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोग देश के निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, इसलिए लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार उत्पन्न करता है। लोकतंत्र जिम्मेदार सरकार का भी गठन करती है क्योंकि प्रत्येक सरकार के देश में जनता सरकार का चुनाव करती है तथा सरकार जनता संसद के प्रति जवाबदेही होती है। साधारणतः लोकतांत्रिक सरकार जनता की आवश्यकताओं तथा उनके विचारों का ध्यान रखती है, इसीलिए लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र न केवल एक उत्तरदायी तथा जिम्मेदार सरकार का गठन करता है बल्कि यह एक वैध सरकार भी उत्पन्न करता है। लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार वैध होती है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह जनता द्वारा सभी बालिगों को वोट देने की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करता है। अगर उसके पास बहुमत ना रहे तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, इसीलिए यह एक वैध सरकार होती है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण संस्कृति से देश की गरीब जनता अथवा मजदूर वर्ग को बहुत लाभ पहुंचा। पुस्तकें इतनी सस्ती हो गई थी कि चौक चौराहे पर बिकने लगी थी। गरीब मजदूर उन्हें आसानी से खरीद सकते थे। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खुलने लगे, जिससे पुस्तकों की पहुंच और भी व्यापक हो गई। बेंगलुरु के सूती मिल मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपने पुस्तकालय स्थापित किए। इसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। कुछ सुधारवादी लेखकों की पुस्तकों ने मजदूरों को जातीय भेदभाव के लिए विरुद्ध संगठित किया। इन लेखकों ने मजदूरों के बीच साक्षरता लाने, नशाखोरी को कम करने तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का बहुत प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मजदूरों तक राष्ट्रवाद संदेश भी पहुंचाया। मजदूरों का हित साधने वाले लेखकों में ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, काशी बाबा के नाम लिए जा सकते हैं। काशी बाबा कानपुर के एक मिल मजदूर थे। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े सवाल छपवाकर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता संबंध समझाने का प्रयास किया। अनेक समाज सुधारकों ने कोशिश की कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो तथा साक्षरता दर बढ़े। ये सब चीज़ें की गई। अगला है बेटा, व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। ठीक है, आपने माल खरीदा, उसने बेचा, यही सब व्यापार है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा, मुद्रा के बदले किया जाता है, पैसों के बदले। जिस नेटवर्क में व्यापार किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। जहाँ पर व्यापार होता है उसे बाजार कहते हैं। स्थानीय व्यापार को उस व्यापार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका आर्थिक लेन देन देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसे व्यवसाय को संदर्भित करता है जो केवल एक देश तक ही सीमित नहीं है, अर्थात ऐसा व्यवसाय जो दुनिया के कई देशों के साथ आर्थिक लेन देन में संलग्न है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। बाजार में नियमों तथा विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण द्वारा समझाइए। नियमों तथा विनिमय की मदद से बाजार सही ढंग से काम करता है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफे को अधिक से अधिक करना। नियम और कानून से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुनाफे के फेर से ग्राहक के जीवन स्तर से कोई समझौता ना हो।
हम अपने चारों ओर खाने की चीज़ों में मिलावट के कई उदाहरण देख सकते हैं। दूध वाला, मिठाई वाला अक्सर मिलावटी सामान बेचते हैं। सही नियम को लागू करके ही इस गलत आदत को रोका जा सकता है कि नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध में जान माल का भयंकर विनाश हुआ। 5 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। इस युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी व रूस को उठानी पड़ी। 26 जुलाई 1945 ईस्वी को पोट्सडनी सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की, परंतु जापान ने उसकी मांग पर कोई ध्यान न देकर युद्ध जारी रखा। फलस्वरूप 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के समृद्ध नगर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, गिरा दिया। और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापानी नगर नागासाकी पर अपना दूसरा अणु बम गिराया, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। इन दोनों बमों के परिणाम स्वरूप भयानक तबाही फैल गई। इन नगरों पर अणु बम के प्रहार के बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अगला है बेटा, प्राथमिक चिकित्सा में DRBC से क्या तात्पर्य है? डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। इसका मतलब ये होता है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो तो निरंकुश शासन का अंत कर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश शासन का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे, उन पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था। क्रांति ने राजा के विशेष अधिकारों और दैवीय अधिकारी सिद्धांत पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा का अंत हुआ। कुलीनों ने विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया और कुलीनों और पादरियों को विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो ये प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कई कारण थे। अंग्रेजों के अत्याचार इसकी मुख्य वजह थी। गांधी जी ने अपनी किताब हिंदी स्वराज में लिखा था कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। जिसमें रॉलेट एक्ट है, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बारे में बताते हैं। साल 1919 में पारित रॉलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। इसके साथ ही पुलिस शक्तियों को बढ़ावा दिया गया। 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान रक्षा व्यय में भारी वृद्धि के साथ सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, जिससे सभी चीज़ों की कीमतें दोगुनी हो गई। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद देश में निर्मित उपयोग पर जोर दिया गया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। तो क्या है बेटा? पूर्व मतलब पहले कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहती है, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत खाद्य का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है, जबकि जनसंख्या में 2.55 वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशजनक हैं। लेकिन किसानों की आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, किंतु यह लक्ष्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। कि वो कह तो रहे हैं कि दोगुना कर, लेकिन बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। लगातार बढ़ते जनसांख्यिक दबाव, कृषि में प्रच्छन्न रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण में भारी कमी देखी गई। आंकड़ों के अनुसार 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.2 हेक्टेयर था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और 1995 से 96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया है। कृषि क्षेत्र भी धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उन बीजों का वितरण करना
किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तभी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत में उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता और इसीलिए वजह से उनकी कमाई कम रह जाती है। 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा की गई 3 प्रमुख घोषणाओं का वर्णन कीजिए। तो पहली घोषणा थी मानव नागरिक अधिकारों की घोषणा। राष्ट्रीय सभा ने 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की, जिसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान थे। विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी। 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने सामंतीय विशेष अधिकारों को समाप्ति के लिए प्रस्तावित किया था। चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह पर रोक। 10 अक्टूबर 1789 को राष्ट्रीय सभा ने कानून बनाकर चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह पर रोक लगा दी और चर्च की संपूर्ण जायदाद को छीनकर नीलाम कर दिया तथा इस आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया। अब चर्च किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगी। ये नियम पारित हुए थे। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों के बारे में बताइए। तो क्या कारण है? राष्ट्रसंघ का जन्मदाता स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। सदस्य राष्ट्रों ने अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा। संघ के सदस्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया। हिटलर की तानाशाही के आगे संघ की निष्क्रियता, राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में उपबंधों का अत्यधिक लचीला होना और राष्ट्रसंघ ने सैनिक शक्ति का अभाव भी देखा गया। उपयुक्त त्रुटि होने के बावजूद राष्ट्रसंघ ने राष्ट्रीयता, जातीय स्वभाव और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु जो कार्य किए वह निश्चय ही प्रशंसनीय थे। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने विश्व में पहली बार विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का ज्ञान कराया। इसी आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वर्तमान संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का निर्माण संभव हो सका। भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान है। विवेचना कीजिए। यद्यपि संविधान में जातीय भेदभावों का खंडन किया है और जातीय अन्यायों को समाप्त करने पर बल दिया है, परंतु फिर भी आज के समय में भारत में जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई है। छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है। आज भी एक जाति के लोग दूसरी जाति के विवाह नहीं करते, ना ही एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आज भी बनी हुई हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार कीजिए। तो क्या है वो? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो। ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल देश में कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। राजनीतिक दल जनता को अपने भाषणों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने आने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, जिनसे जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। अगला क्वेश्चन है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो संगठित क्या है बेटा? संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है और वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत भी होते हैं। नियम क्या है? वे पंजीकृत होते हैं इसलिए उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। वेतन और भत्ते की बात करें तो वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी ले सकते हैं, जैसे कि सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान, ये सब। रोजगार की सुरक्षा, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है,
यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें नियोक्ताओं द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र क्या है? सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं जैसे जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है और उससे बनती है। इसमें अनुशासन का भी अभाव होता है और इसमें कम वेतन और सुविधाओं का भी अभाव होता है। इसको आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक मेन है। टॉपिक अगर आपको पता है, याद है, तो टॉपिक को आप अपने शब्दों में बना के भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना है तो ये वस्तु विनिमय है। मुद्रा के प्रादुर्भाव से पहले सारा लेन देन वस्तु विनिमय के रूप में ही होता था। आजकल भी मौद्रिक संकट की स्थितियों में जब मुद्रा का मान बहुत ही परिवर्तनशील हो तो वस्तु विनिमय का सहारा लिया जाता है कि भैया मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम मुझे ये दो। ठीक है, तो पहले ये होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत निम्न प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं, जैसे कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हों जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। अगर उन जैसे मुझे एक बकरी चाहिए और उसके पास बकरी ही नहीं है तो मैं कैसे आदान प्रदान कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है विभाजन की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई यह है कि इसके अंतर्गत उन वस्तुओं से विनिमय करना कठिन हो जाता है जिनको घर विभाजित नहीं किया जाता, जिसको मतलब बांटा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि एक आदमी के पास एक गाय हो और उसको खाने, कपड़े, जूते आदि की आवश्यकता हो तो वो मन अपनी गाय को विभाजित कर आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। मूल्य के एक सामान्य मापक का अभाव। बट जो चीज़ तुम्हें दी जा रही है और जो तुम चीज़ से मांग रहे हो, कभी कभी वो मूल्य में समान भाव नहीं रख पाता। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक कारण है। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अत्यधिक कठिन कार्य था। यदि एक व्यक्ति के पास गाय थी और वह उसकी कीमत के समान मूल्य का सामान दूसरी जगह भेजना चाहता है तो वो बहुत ही कठिन था। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशा है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्य प्रणाली क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियम व संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियम या एक राष्ट्रविहीन कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश के में सेवाएं और संपत्ति होती है। ऐसी कंपनियों के विभिन्न देशों में कार्यालय, कारखाने होते हैं और आमतौर पर एक केंद्रित प्रधान कार्यालय होता है जहां पर वे वैश्विक प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। इनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगह या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उनसे सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत के उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बड़ी कंपनी डाबर अपनी वस्तु का उत्पादन सस्ती भूमि एवं श्रम की उपलब्धता के कारण नेपाल में करती है। ठीक है, तो ये इसका कारण है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको मॉडल पेपर बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे और एग्जाम में आ सकते हैं। और ऐसे ही मैं ढेर सारे मॉडल पेपर्स करा दूंगा, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।